अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के ऊपर, वो है रैप्टर। रैप्टर को इंस्टॉल किस तरह करना है, रैप्टर के ऊपर प्रोग्राम्स किस तरह बनाए जाते हैं। बहुत सिंपल सी ये प्रोग्रामिंग टूल है आप कह लें, जिसका कोई सिंटैटिक बैगेज नहीं है। सिंटैटिक बैगेज का मतलब ये है कि आपको अभी इस बेसिक लेवल के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों का ख्याल नहीं करना पड़ेगा कि हम लोग प्रिंट किस तरह करें, हम इनपुट्स किस तरह लें, आउटपुट किस तरह लें। आपके पास हर चीज़ विजुअली अवेलेबल होगी। आपने जस्ट अपना टेक्स्ट, जिस तरह आप कंप्यूटर के साथ चैटिंग कर रहे हैं, आपने इस तरह से चैटिंग के तौर पे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने, और वो आपके पास प्रोग्राम्स बना के दे सकता है। अगर मैं इसकी सिंपल एग्जांपल दूं आपको, आपके पास कोई इस तरह की चीज़ हो, कोड, अगर आपके पास इस तरह का कोड हो तो आप अभी इसको देख के परेशान हो जाएंगे। लेकिन इसी चीज़ को अगर मैं आपको विजुअली फ्लो चार्ट की तरह, फ्लो चार्ट की शक्ल में आपको दिखा दूं, तो आपको समझ आ जाएगी कि हमारे पास क्या क्या चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है और किस तरह से मेरा कोड वर्क कर रहा है। तो हम शिफ्ट करते हैं कि बेसिकली रैप्टर क्या है और रैप्टर को इंस्टॉल किस तरह करना है। इंस्टॉलेशन की तरफ अगर हम जाते हैं तो आपको जस्ट सिंपली गूगल पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है रैप्टर फ्लो चार्ट, एंड फर्स्ट लिंक आपके पास अवेलेबल है। इसमें जो मार्टिन की लिंक है, इसको ओपन करें। इसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, डाउनलोड रैप्टर फॉर विंडोज। एंड सॉरी, आपके पास मैकिन्टॉश और जो लिनक्स यूजर्स हैं उनके लिए रैप्टर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता। तो बेहतर है कि आप कोई विंडोज कंप्यूटर को ही का ही बंदोबस्त कर लें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं वर्चुअल मशीन को, तो उसके ऊपर अपनी मैकिन्टॉश के ऊपर वर्चुअल मशीन डाउनलोड कर लें, उसको इंस्टॉल कर लें। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है, उसके ऊपर आप विंडोज चला सकते हैं, फिर आप रैप्टर यूज करें। लेकिन बेहतर ये है कि आप कोई और विंडोज का ही लैपटॉप इस्तेमाल करें। इसको क्लिक करें, आपके पास इसकी इंस्टॉलेशन फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आप इसकी इंस्टॉलेशन फाइल ओपन करें एंड क्लिक नेक्स्ट। अपना डायरेक्टरी स्टोर करें जहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हैं, एंड नेक्स्ट। यहाँ पे आपके पास यस का ऑप्शन आएगा जो बेसिकली छुप गया था अभी। बस अब आपने इसको क्लोज कर दिया। बस इतना सा प्रोसीजर था, आपके पास रैप्टर डाउनलोड हो चुका है। अब मूव करते हैं रैप्टर के पहले प्रोग्राम की तरफ। ये हमारे पास रैप्टर आ रहा है। ठीक, ये हमारे पास पहला रैप्टर का एक मेन स्क्रीन आ गई है। इसके ऊपर जनरली हम कुछ चीज़ों की बातें करें तो यहाँ से हम इसकी स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे पास साइज होगा, लेकिन ये हमारे पास फ्लो चार्ट का हम साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और ये हमारे पास बाकी सिंबल पेन है। नीचे हमारे पास वैल्यूज शो हो रही होंगी, वो हम इंशाल्लाह वॉच विंडो के अंदर, वॉच विंडो के बाद में बात करेंगे। पहले जनरली हम बात करते हैं ये सिंबल्स क्या हैं, किस लिए इस्तेमाल होते हैं। तो स्लाइड्स पे आते हैं और हम लोग इंशाल्लाह इधर से बिगिन करते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले जो सिंबल आता है उसको हम कहते हैं टर्मिनेटर सिंबल। टर्मिनेटर सिंबल हमारे पास प्रोग्राम के स्टार्ट और एंड पे लगते हैं जब भी हम कोई फ्लो चार्ट बनाते हैं। बाय इन रैप्टर हमारे पास ये चीज़ बाय डिफॉल्ट पहले से मौजूद होती है। हम इसको ना हटा सकते और ना खुद ऐड कर सकते, ना हमें ज़रूरत है उस चीज़ की। तो जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट होगा, एंड होगा, वो इस सिंबल पे होगा। ये चीज़ बताने का मकसद इसलिए कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कभी पेपर पे बनाना पड़े या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग विजुअल लैंग्वेज को इस्तेमाल करना पड़े, फ्लो चार्ट जिसको भी बनाते हैं, तो आपको पता हो कि टर्मिनेटर सिंबल लगाना लाजमी है। इसके बगैर आप फ्लो चार्ट नहीं शो कर सकते। देन हमारे पास असाइनमेंट सिंबल है। असाइनमेंट सिंबल का ये मतलब है कि आपके पास कोई डाटा है और आप उसको किसी चीज में स्टोर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक लंच बॉक्स है, आपने उस लंच बॉक्स के अंदर ब्रेड डाल दी, ठीक है। तो पहले वो जो आप लंच बॉक्स है उसके अंदर आप क्या करें, ब्रेड उसके अंदर असाइन कर रहे हैं। सिमिलरली आपके पास एक वेरिएबल है एक्स, उसके अंदर आप वैल्यू 5 असाइन कर रहे हैं। तो अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो ये असाइनमेंट सिंबल इसलिए आगे काम आएगा। इनपुट क्या है, जब आपको यूजर से प्रोग्राम रन हो चुका होगा, यूजर से आपने इनपुट लेनी है, यूजर से आप चाहते हैं एट रन टाइम डाटा लें, तो वो हम इस इनपुट सिंबल की के थ्रू लेंगे। फिर आउटपुट आता है। सिमिलरली जब रन टाइम पे हम लोगों ने कोई आउटपुट लेना है, फॉर एग्जांपल मैं इनपुट ले चुका था यूजर से कि उसकी एज 5 है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं शो करूँ कि यूजर की एज क्या है। तो वहां पे लिखा आएगा, फॉर एग्जांपल मेरा नाम जोनिश है, तो जोनिश इज 5 years old। तो वो इस आउटपुट सिंबल के थ्रू मैं शो कर सकता हूँ। देन हमारे पास सिलेक्शन आती है कि हमारे पास जब कोई चॉइस आ जाती है, फॉर एग्जांपल अहमद है, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि अहमद एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 ही कैन गेट अ ड्राइवर्स लाइसेंस। तो अगर हमारे पास ऊपर से जो प्रोग्राम रन होता हुआ आ रहा है उसके ऊपर अहमद की एज 18 है या 18 से ग्रेटर है, तो वो हमारे पास शो कर देगा यस ही इज एलिजिबल, वरना वो हम नो साइड पे जाकर उसे कह देगा ही इज नॉट एलिजिबल। तो ये सिलेक्शन के सिंबल यूज होता है। एंड ये हमारे पास लूप का सिंबल है। लूप का सिंबल हमारे पास कहाँ यूज हो सकता है,
जहाँ पे हमें रेपिटेटिव टास्क करना हो। रेपिटेटिव टास्क से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि एक ही यूजर है, उसने मुझे 10 इनपुट्स देनी है, वो प्रोडक्ट्स खरीदना चाहता है, 10 प्रोडक्ट्स हैं, उन 10 प्रोडक्ट्स की डिफरेंट प्राइसेस है। तो बजाय इसके कि मैं 10 दफा इनपुट लूं उससे, मैं एक ही दफा इनपुट और उसके ऊपर लूप लगा दूंगा। लूप की मैं सेंटिनल वैल्यू लगा दूंगा। व्हाट इज सेंटिनल वैल्यू? सेंटिनल वैल्यू वो वैल्यू है जिसके ऊपर जाके लूप टर्मिनेट कर जाता है। मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 10, मतलब इस लूप को 10 टाइम्स रन करना चाहिए। तो ये उसकी सेंटिनल वैल्यू होगी। इसका हमें फायदा क्या होता है? हमारे पास टाइम बचता है, हमारे पास स्पेस बचती है, और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक जनरल ओवरव्यू हो गया। हाँ, इसके अलावा कुछ हम बात करेंगे बाद में ऑपरेशंस की, उनको हम इंशाल्लाह वीडियो के दरम्यान में डिस्कस करते हैं। चलिए हम आते हैं अब पहले प्रोग्राम की तरफ। जिस तरह मैंने कहा था, हमारे पास एक असाइनमेंट सिंबल होता है। असाइनमेंट हम यहाँ पे बनाते हैं। प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं पहले, और डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ प्रोग्राम 1। ठीक है। अच्छा, मेक श्योर इस लाइन CS की लाइफ में आप आए हैं तो अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनको नाम अच्छा दिया करें। जैसे मैंने प्रोग्राम 1 का नाम दिया है। अब वो वाला टाइम हमारा गया कि हम XYZ कुछ भी कीबोर्ड के ऊपर टाइप करके उसका नाम सेव कर देते हैं। आप ही के आसानी के लिए बता रहा हूँ, अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें, नाम अच्छे से लिया करें। सिमिलरली आगे जो वेरिएबल्स के हम नाम रखेंगे वो भी हम लोगों ने एक बहुत डिसेंट और ऐसे नाम रखने कि हमें बाद में प्रोग्राम में आसानी हो। अच्छा, इस सिंबल के अंदर अब हमने डाटा किस तरह स्टोर करना है? आप इसको राइट क्लिक करके एडिट भी दबा सकते हैं, वरना आप डबल क्लिक यूज करें। अब आपके पास ये एक विंडो ओपन हो गई है। इसमें ऊपर लिखा हुआ है सेट, और फिर नीचे लिखा हुआ है टू। सेट का मतलब ये है कि मैंने वेरिएबल का नाम क्या रखना है। मतलब फॉर एग्जांपल कहता हूँ सेट x टू, टू के अंदर आगे हमने उस वेरिएबल की वैल्यू दे देनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि सेट वैल्यू टू 5। ओके, इसको मैंने सेव कर दिया। अभी आप देख सकते हैं ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास वैल्यू के अंदर 5 स्टोर हो चुकी है। या अगर मैं इसका नाम कुछ और रख दूँ अपनी आसानी के लिए, मैं कह देता हूँ कि दिस इज अ वेरिएबल 1। अच्छा, अब मैं कह देता हूँ कि मैंने वेरिएबल 1 के अंदर 5 की वैल्यू स्टोर कर दी है। बेसिकली मैंने वैल्यू को वर्ड दोबारा यूज करना था, मैंने इसलिए कह दिया कि वेरिएबल 1 के अंदर मैंने 5 की वैल्यू स्टोर कर दी है। ये हो गया बेसिकली हमारे पास असाइनमेंट सिंबल। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप वॉच विंडो में देखिएगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। प्रोग्राम रन हुआ, आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है कि जो वेरिएबल 1 है उसकी वैल्यू कितनी स्टोर हो गई है? 5। मतलब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया तो अब मेमोरी में क्या वैल्यू उसकी स्टोर हुई है? 5। ये अभी तक आप कह लें कि ये उसकी वैल्यू स्टोर हो रही थी आपकी जो स्टैंडर्ड स्टोरेज होती है उसके अंदर, और ये वैल्यू हमारे पास अब स्टोर होगी उसकी रैम के अंदर। मतलब एग्जीक्यूशन के वक्त जो हमारे पास वैल्यूज आ रही है। अब मैं एक और असाइनमेंट लेता हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ वेरिएबल 2, और वेरिएबल 2 के अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 7। सिंपल एज दैट। इसको अब मैं चाहता हूँ कि इसी का मैं आउटपुट ले लूँ, या अभी हम आउटपुट से पहले मैं आपको रन करके दिखाता हूँ एक दफा। अच्छा, इसको मैं अगर इस वाले बटन को प्रेस करूँ तो स्टेप बाय स्टेप रन हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, वॉच विंडो में लेफ्ट पे वेरिएबल 2 आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, एक और वेरिएबल 3 बनाता हूँ। जो वेरिएबल 3, अच्छा एक और चीज, जो वेरिएबल के नाम रखने हैं आप उसमें लेटर्स यूज कर, सॉरी नंबर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन नंबर कभी भी स्टार्टिंग पे नहीं आ सकता। जिस तरह मैं यहाँ पे लिख दूँ सेट 3 वेरिएबल, या मैं सिर्फ सेट 3 कह दूँ, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते। ना ही मैं कोई स्पेशल फिगर यूज कर सकता हूँ, इस तरह हैश लिख दूँ, ये अलाउ नहीं करता। तो आपने यहाँ पे सेट कर देनी है इसकी वैल्यू। और अब मैं इसकी वैल्यू क्या सेव करना चाह रहा हूँ? चूंकि मैंने ये एक असाइन किया था, मैंने 5 की वैल्यू वेरिएबल 1 में डाली थी, सिमिलरली मैंने 7 की वैल्यू वेरिएबल 2 में डाली थी। तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे कह सकता हूँ कि वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास वेरिएबल 3 बनाओ, उसके अंदर वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 की वैल्यू ऐड करके सेव कर दो। ठीक है, अब मैं अगर इसको रन करूं तो आपने वॉच विंडो पे देखना है वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और वेरिएबल 3 की वैल्यू 12 आ गई है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास यूजर को ये चीज प्रिंट होके आए। तो प्रिंट होके कैसे आएगी? ये जो हमारे पास मास्टर कंसोल आता है, इसके ऊपर हमेशा जब प्रोग्राम एंड होगा मास्टर कंसोल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? बेसिकली हम इसको प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट हम करने के लिए आउटपुट सिंबल यूज करेंगे। आउटपुट में हम करते हैं, अच्छा, आपने हमेशा जब आउटपुट लिखना है तो आपने उसको स्ट्रिंग बना के प्रिंट कराना है। स्ट्रिंग किस तरह बनाते हैं? जब भी आप डबल कोटेशन मार्क्स यूज करेंगे वो एक स्ट्रिंग बन जाएगा। हम कह देते हैं कि
the output of the given file is या given value is, मैंने यहाँ तक ब्रेक गई, फिर मैंने इसमें प्लस का सिंबल डाला कॉन्कैटिनेट करने के लिए। मैं आपको समझाता हूँ क्या, और मैंने यहाँ पे करना है वेरिएबल, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास क्या होगा, मैं प्रिंट करूंगा तो देखिए उसमें कह रहा है आउटपुट ऑफ वेरिएबल इज 12। इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या किया। हमने जब भी एक स्ट्रिंग बनाना होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, आप लेटर्स को जब आप लिखना चाहते हो तो आप उसको एक स्ट्रिंग बना लेते हो, मतलब लेटर्स आपने लिख दिए कोटेशन मार्क्स के अंदर, अब वो एक सेंटेंस टाइप चीज बन गई है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना वेरिएबल 1 है, वेरिएबल 2 है, इन दोनों को भी अगर मैं डबल कोटेशंस में लिख देता हूँ तो अब एक सेंटेंस बन जाएगा। अभी उन दोनों को ऐड नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि अब उसके हिसाब से ये एक सिंपल स्ट्रिंग बन चुका है। स्ट्रिंग अगर बस इजी अल्फाज में मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि एक स्ट्रिंग क्या होता है, एक सेंटेंस होता है, ठीक है। सो अब हमारे पास वेरिएबल 3 को हमने आउटपुट करके दिखा दिया कि हम लोग आउटपुट किस तरह ले रहे हैं। अब हम आ जाते हैं इनपुट के ऊपर, इनपुट किस तरह। अभी मैं इस प्रोग्राम को क्लियर करता हूँ, यहाँ पे मैं एक इनपुट लेता हूँ और इनपुट का मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूँ। प्रॉम्प्ट का मतलब ये है कि जब मैं प्रोग्राम रन करूँ और इस इनपुट के ऊपर बेसिकली जब हमारा प्रोग्राम पहुंचेगा तो वो मुझसे क्या पूछेगा, तो मैं कहता हूँ एंटर द वैल्यू। इसको भी मैंने सेम यही काम किया है, मैंने इसको भी किस में लिखा है, बेसिकली कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा है, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे मैं उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा जिसके अंदर वेरिएबल वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे वेरिएबल 3 इसको नाम दे दिया, ठीक हो गया। अब मैं इसको अगर रन करूँ स्टेप बाय स्टेप तो आप ये देखिए जब इस पे पहुंचा अब ये मुझसे प्रॉम्प्ट लेगा। इसने मुझसे प्रॉम्प्ट लिया, यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 67। 67 सेव किया, वेरिएबल 3 आ गया 67, अब ये मुझे उसका आउटपुट देगा। तो ये देखें द आउटपुट ऑफ द गिवन वैल्यू इज 67, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट कराया हुआ था। प्लस की कहानी ये होती है कि जब आपने दो स्ट्रिंग्स को मिलाना होता है, दो वेरिएबल्स को मिलाना होता है, उनको कॉन्कैटिनेट करना पड़ता है हमें। कॉन्कैटिनेट का यही मतलब है कि एक स्ट्रिंग हो गया, सिमिलरली मैं एक और स्ट्रिंग यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। मैं डायरेक्टली आगे भी लिख सकता था लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं इसके आगे लिखूँ डायरेक्टली 67 लिखूँ, ठीक है। तो अब उनके दरमियान प्लस का साइन क्या कर देगा, उनको बेसिकली ज्वाइन कर देगा। व्हाट इज द वैल्यू, अच्छा मुझसे पहला वाला पूछा, इसका कोई फायदा नहीं है। इसको अगर मैं रिमूव भी कर दूं यहाँ से और मैं इसको प्रिंट करूं तो मैं बता दें कि आउटपुट वैल्यू इज 67, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ यही है। अच्छा अगर हम यहाँ पर दो वेरिएबल्स आउटपुट में ही ऐड करना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ ताकि उन बस पिछला वापस आ जाए। मैंने ये वेरिएबल 3 वाली बात हटा दी, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ, एडिट करता हूँ, और यहाँ पे जो मैंने काम किया बेसिकली प्लस वेरिएबल 3 लिखा हुआ मैंने, तो मैं इसको कर देता हूँ वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2। अब आपके हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो डायरेक्टली इनको ऐड कर देगा, लेकिन एक फॉल्ट आ सकता है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। वो उसने देखें ऐड करके बता दिया द आउटपुट ऑफ द गिवन वैल्यू इज 57। यही इसी चीज की मैं बात कर रहा था। इसकी वजह ये थी कि हमारे पास, चूंकि हमारे पास जो स्टार्ट हुआ है वो एक स्ट्रिंग से हुआ है, तो अब उसने आगे की वैल्यूज को भी स्ट्रिंग डील करना स्टार्ट कर दिया। इसका हल क्या हो सकता है, इसका हल ये हो सकता है कि अगर मैं इनको पैरेंथेसिस में डाल दूं, मैंने इनको पैरेंथेसिस में डाल दिया, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब वो क्या करेगा बेसिकली, इसको उसने स्ट्रिंग डील किया, इस ओवरऑल को उसने स्ट्रिंग डील किया, लेकिन जो अंदर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं उनको ये पहले प्लस कर देगा। अब अगर हम देखें तो वो क्या कर रहा है, द आउटपुट ऑफ द गिवन वैल्यू इज 12। उससे पहले उसने उसको 57 कर दिया था, 5 और 7 इकट्ठा करके लिख दिया था। ये कुछ बेसिक बातें हो गई। फिर अब हम आ जाते हैं, हमने इनपुट पढ़ा, हमने आउटपुट पढ़ा, हमने असाइनमेंट पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कि हम यहाँ पे फंक्शंस किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने बेसिकली आपसे पहले बात की थी कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट, मॉडुलस रिमाइंडर। मॉडुलस रिमाइंडर क्या है, ये अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप समझते हैं, अगर आप किसी और आईसीएसई मेडिकल बैकग्राउंड के हैं तो मैं आपको शायद एक्सप्लेन करूंगा। आप ये समझ लें कि जब भी किसी चीज़ का रिमाइंडर, हम जब डिवीजन करते हैं किसी चीज़ की और वो होल डिवीजन ना हो, कंप्लीट डिवीजन ना हो, तो हमारे पास एक रिमाइंडर आता है। ये रिमाइंडर हमारे पास मॉड का फंक्शन बेसिकली हमें वही रिमाइंडर निकाल के देता है।
अच्छा, उसके अलावा कुछ और, ये तो ऑपरेशंस हो गए। फंक्शंस पे आते हैं। फंक्शंस हमारे पास एब्सोल्यूट, मिनिमम, मैक्सिमम, नेचुरल लॉग, लॉग पाई, स्क्वायर रूट, राउंड अप, राउंड डाउन, ये किस इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं 5 को डिवाइड करता हूँ 7 से, या मैं एक काम करता हूँ 5 में से 7 माइनस करता हूँ, तो आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए? -2 आना चाहिए। एग्जैक्टली तो मैं यहाँ पे आउटपुट लिखता हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ वेरिएबल 1 माइनस वेरिएबल 2। ठीक है, अब अगर हम इसको रन करें तो हमारे पास आंसर आया -2। ठीक है, तो दोबारा मैं आपको रन करके दिखाता हूँ तो क्लियर हो जाए। ये देखिए -2। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे, तो मैं इसके लिए क्या फंक्शन यूज कर सकता हूँ? एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन यूज किस तरह करना है? मैंने कोई भी वैल्यू मैं अंदर दे दूँ, उसको मैंने ब्रैकेट्स में इंक्लोज करना है और उससे पहले फंक्शन का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको पहले एक दफा कॉपी कर लेता हूँ, एक कट कर लेता हूँ। यहाँ मैंने लिखा ABS फॉर एब्सोल्यूट। ये देख रहे हैं आप नीचे, उसने मुझे खुद शो कर दिया एब्सोल्यूट, और ब्रैकेट में उसने कहा वैल्यू डालो। अब मैं इसमें नेगेटिव वैल्यू डालूं, पॉजिटिव वैल्यू डालूं, वो उसको कन्वर्ट करके हमेशा एक पॉजिटिव नंबर दे देगा, मुझे रिटर्न करेगा। मैंने ब्रैकेट्स डाले, मैंने जो कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। टाइप भी मैं कर सकता हूँ, टाइम बचाने के लिए मैंने कॉपी पेस्ट किया और डन कर दिया। अब जब मैं प्रिंट करूंगा इसे, तो इसने मुझे पॉजिटिव टू रिटर्न किया। तो इस तरह से हमारे ये फंक्शन काम आ सकते हैं। सिमिलरली मैक्स मिन का फंक्शन मैं यूज कर सकता हूँ। मेरे पास ये दो वेरिएबल्स हैं, इनमें से एक छोटा है एक बड़ा है। तो अगर मैं लिखूं मिन, मिन में पहली वैल्यू में दे देता हूँ वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2। तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए? यहाँ पर 5 की वैल्यू प्रिंट हो गई है। जैसे आप देखते हैं लास्ट जो वैल्यू आ रही है वो बस 5 आ रही है। और सिमिलरली अगर मैं इसी जगह के ऊपर मैक्स लगा दूं, मैं इसी को कंट्रोल C कंट्रोल V किया यहाँ पे, ठीक है, इस मिन की जगह मैं लिख देता हूँ मैक्स। ठीक है, और अब मैं इसको अगर प्रिंट करना चाहूँ तो आप ये देख सकते हैं पहले 5 प्रिंट हुआ, फिर 7 प्रिंट हुआ। अब जरूरी नहीं है कि मैं इस चीज को सिर्फ डायरेक्टली प्रिंट करूँ, मैं इसको स्टोर भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक असाइनमेंट सिंबल लेता हूँ, इसमें मैं कह देता हूँ कि मिनिमम वैल्यू, और उसमें मैं स्टोर कर देता हूँ मिन वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल सॉरी 2। ये मेरे पास मिनिमम वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी, और मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ फिर मिनिमम वैल्यू को। ठीक होगी, इसको मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। ये देखें उसने मिनिमम वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब मैं इसको बेहतर किस तरह बना सकता हूँ? बेहतर मैं इस तरह बना सकता हूँ कि इससे पहले मैं एक स्ट्रिंग लिख लूँ और उसको मैं कह दूँ द मिनिमम वैल्यू इज स्पेस दी, आगे मैंने प्लस का साइन डाला कॉन्कैटिनेट करने के लिए, और इसको मैंने प्रिंट कर दिया। अब वो कह रहे हैं द मिनिमम वैल्यू इज 5। ठीक है, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से हमारे पास कभी ऐड नहीं हो रहा होता, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा होता। तो वो चीज़ें इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस के साथ समझ आती जाएंगी। फिर और कोई फंक्शन हमारे पास हो सकता है, जिस तरह 5 और 7 की बात कर रहा था, इनको अगर मैं डिवाइड करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक और असाइनमेंट लेता हूँ और मैं इसको नाम दे देता हूँ नंबर। ठीक है, और इसको मैं स्टोर कर, इसको मैं कहता हूँ कि 5/7। सॉरी, बल्कि इससे ज़्यादा बेहतर है कि हम इसको लिखें वेरिएबल 1 डिवाइडेड बाय वेरिएबल 2। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है? सॉरी, हमने कुछ प्रिंट ही नहीं किया, लेकिन यहाँ हमें शो हो रही है। इसको हम प्रिंट भी कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। इसको मैं कहता हूँ नंबर मुझे प्रिंट करके दे दे यहाँ पे। तो इसने मुझे क्या चीज़ प्रिंट करके दी है? 0.7143। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे पास या 1 दे या 0 का डिजिट दे, मतलब इसको राउंड कर दे। तो राउंडिंग के लिए हमारे पास दो तरह के फंक्शन होते हैं जिनको हम कहते हैं सीलिंग एंड फ्लोर। इसको समझने के लिए आप देखें, रूफ की आपके जो ऊपर छत है उसको हम सीलिंग कहते हैं, आपके जो नीचे फ्लोर है। इसीलिए ऊपर का जो हमारे पास नंबर होगा सीलिंग नंबर होगा, और जो नीचे का नंबर होगा वो फ्लोर नंबर होगा। राउंड अप राउंड डाउन वाली बात है। तो इसको हम कह देते हैं कि राउंडेड अप नंबर इज, ये मैंने लिखा, और इससे पहले मैं क्या फंक्शन लगाऊंगा? बेसिकली सीलिंग का।
सीलिंग के अंदर मैंने ब्रैकेट के अंदर इसको इनक्लोज करके, और यहाँ पे प्लस का साइन रह गया था, और इसको मैंने किया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो वो कह रहा है राउंडेड अप नंबर इज 1। सिमिलरली मैं इसको कॉपी पेस्ट किया यहीं पे, और राउंडेड डाउन में अगर यहाँ पे लिख दूँ, और इस सीलिंग की जगह मैं अगर फ्लोर लिख दूँ, बेसिकली ऐसे इसके दरमियान में स्पेस नहीं है क्योंकि आगे जगह खत्म हुई हुई है, तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ने जो है ना वो इसको पीछे किया हुआ है। ठीक है, इनके दरमियान स्पेस नहीं है। इस प्लस से आगे पीछे स्पेस दें नहीं दें कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी आसानी के लिए क्लियर करने के लिए देना चाहते हैं हम दे सकते हैं। इसके अंदर मैं जितनी स्पेस दे में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेहतर है कि इसको क्लियर रखें। राउंडेड डाउन नंबर में बस फ्लोर नंबर आ जाना चाहिए। ये देखिए राउंडेड अप 1 है, राउंडेड डाउन 0। अब मॉड फंक्शन को हम किस तरह यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल रिमाइंडर इज, और इसके आगे प्लस वेरिएबल 1% वेरिएबल 2। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ तो हमारे पास क्या चीज़ प्रिंट होगी। आप अगर जनरली अपने जहन में लेकर आए, 1% वेरिएबल 2 का मतलब ये है कि 5/7। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आएगा, 5 ही वापस आएगा। तो हम इसको रन करते हैं एंड आप ये देखें रिमाइंडर इज 5 शो हो रहा है। दोबारा रन करके देखते हैं, ये देखिए रिमाइंडर इज 5, ऊपर जो हमने बात की हुई थी। ये हमारे पास कहाँ काम आएगा, आगे आगे कुछ प्रोग्राम्स इस तरह आएंगे जिसमें कुछ वैल्यूज बड़ी होंगी, जिस तरह वीक ऑफ डेज की बात हो रही है। हमारे पास चूंकि मंडे से लेकर संडे तक दोबारा 7 डेज होते हैं, लेकिन साल में 365 दिन है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि अगर फर्स्ट डे के ऊपर मंडे था, तो मुझे ये बताओ कि 258th डे के ऊपर क्या चीज़ है, तो वहां पे हमारे पास ये मॉड वाली चीज़ काम आएगी, हम वहां पे ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सिलेक्शन आ जाती है। सिलेक्शन को हम किस तरह यूज कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा साइज छोटा करता हूँ। सिलेक्शन को हम इस तरह यूज कर सकते हैं कि मेरे पास ये दो वेरिएबल्स हैं, इन दो वेरिएबल्स में देखना चाहता हूँ कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा। इसके अंदर हम लोग कुछ ऑपरेटर्स लगा सकते हैं, जिस तरह ग्रेटर देन लगा सकते हैं, लेस देन लगा सकते हैं, इक्वल टू लगा सकते हैं, नॉट इक्वल टू लगा सकते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं कि इफ वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2, तो उस केस में आपने क्या करना है, प्रिंट आउटपुट सिंबल में यहाँ ले लेता हूँ, और इधर मैं लिखता हूँ वेरिएबल 1 इज ग्रेटर। ठीक है, अदर के केस में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि आपने लिखना है वेरिएबल 2 इज ग्रेटर। ठीक है, तो अभी आपके सामने जाहिर है कौन सा ग्रेटर होना चाहिए। अगर मैं उसको स्टेप बाय स्टेप रन करूँ, वेरिएबल 1 पे गया, उसके बाद हमारे पास वेरिएबल 2 की वैल्यूज ने स्टोर की। अभी आगे सिलेक्शन पे, सिलेक्शन में अगर ये ट्रू हुआ तो ट्रू के केस में ये यस साइड पे जाएगा, फॉल्स हुआ तो वो नो साइड पे जाएगा। वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2 नहीं था, तो अब हम बस क्या प्रिंट कर रहे हैं, ये कि वेरिएबल 2 जो है वो ग्रेटर है। सिमिलरली अगर हम इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना लें इस प्रोग्राम को, और मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ, एक मैं इनपुट लेता हूँ, और इनपुट को मैं कहता हूँ कि एंटर योर एज, और इधर मैं इसका नाम रख देता हूँ एज स्मॉल, और साथ ही मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन लगा देता हूँ कि इफ एज इज ग्रेटर, अच्छा यहाँ पे मैं ग्रेटर देन इक्वल टू कर सकता हूँ। जिस तरह अगर मैं कहूँ 18 या 18 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 मैंने यहाँ पे लिख दिया। उस केस में आप क्या करोगे, आउटपुट दे दो यहाँ पे यूर एलिजिबल। एल्स के केस में हम कह सकते हैं कि आप क्या प्रिंट करो, यूर नॉट एलिजिबल। ठीक है, अब मैं इसको अगर रन करूँ तो एंटर योर एज, इसको मुझे अब यहाँ से आके आपके जो प्रोग्राम्स है वो इंटरेस्टिंग होते जाएंगे, क्योंकि अब हम इन पे रन टाइम में चेंजेस लेकर आएंगे। मैं एंटर इसको एज करवाता हूँ, और मैं इसे कहता हूँ कि बॉस की एज है 9 ईयर्स, तो अब उसको क्या प्रिंट करना चाहिए,
यू आर नॉट एलिजिबल। अगर मैं इससे प्रिंट करवाऊँ, हाँ इसको मैं चाह रहा था कि हम साथ में शो करें, हाँ एग्जैक्टली ऐसे। अब आप देखें, मैं इसको अब रन करता हूँ, अब मैं एज देता हूँ इसको 18, तो उसने अब कहा है यू आर एलिजिबल। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, इसको मैं एज देता हूँ 90, तो उसने फिर कहा यू आर एलिजिबल। अब मैं इसको एज दे देता हूँ अगर फॉर एग्जाम्पल 7, अब वो कह रहा है यू आर नॉट एलिजिबल। वो अपना पाथ चूज करता है, पाथ पे चेक करता है क्या ये चीज़ ठीक है नहीं है, तो फिर अब अगर मैं इसके अंदर नेस्टिंग करना चाहूँ, नेस्टिंग का मतलब ये है कि मैं ज़्यादा कंडीशंस डालना चाहता हूँ इस वक्त, कि पहले वो चेक करे अगर एज 18 है तो उसे वो कहे कि कुछ एक काम करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग हम किस तरह करते हैं कि एक स्टूडेंट से हम उसका रिजल्ट लेते हैं और हम उसकी अगर उसके 90 से ग्रेटर हैं तो हम उसको ए ग्रेड देंगे, 80 से ग्रेटर है बी देंगे, सी देंगे, डी देंगे, इस तरह हम उसको डिवाइड करते हैं। हम एक अपने पास क्वेश्चन बना लेते हैं, मैं नोट पैड यहाँ पे खोलता हूँ और मैं कहता हूँ कि enter the marks of the student, और उसकी बेस पे हम क्या करेंगे, जज करेंगे कि ग्रेड ए जो है, मैंने इसको उस पे ले गया हूँ राइट पे, जस्ट अ सेकेंड, चलो खैर ये ग्रेड ए हो गया। ग्रेड ए के लिए हम उसको कहते हैं कि ग्रेड ए मिलेगा आपको 90 पे। फिर हम कहते हैं कि जो ग्रेड बी है वो आपको मिलेगा 80 पे। सिमिलरली ग्रेड सी आपको मिलेगा 70 पे, और ग्रेड डी आपको मिलेगा 60, और इससे नीचे हम फेल कर देते हैं, ग्रेड एफ दे देते हैं। एनीथिंग लेस इज एफ, ठीक है, या कह लो कि ग्रेड एफ, एफ ग्रेड। अब इसका हम प्रोग्राम किस तरह बनाएंगे, इसका प्रोग्राम हम इस तरह बनाएंगे कि हम इसको कहेंगे कि बॉस आप हमें इनपुट दें, और हम इसको कहेंगे एंटर योर मार्क्स। आपने एक चीज़ नोट की है, मैं हमेशा कोटेशन मार्क्स का ख्याल रखता हूँ, आप लोगों ने भी रखना है। अगर आपका प्रोग्राम नहीं वर्क कर रहा, कहीं पे एरर दे जाता है, तो लाजमी आपके ये कोटेशन मार्क्स का मसला हो सकता है। और इधर मैं कहता हूँ मार्क्स। अब मैं एक सिलेक्शन लगाता हूँ, अब मैं ऐसे कहता हूँ कि इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो उस केस में आपने क्या प्रिंट करना है, उस केस में आप यहाँ पे प्रिंट कर दें, या मैं कहता हूँ कि ग्रेड को आपने सेव कर देना है, ठीक हो गया। सिमिलर ये मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक डिफरेंट काम कर रहा हूँ और मैं प्रिंट सिर्फ एंड पे एक दफ़ा ले लूँगा, तो मुझे पता चल जाएगा। कंट्रोल सी करके मैं यहाँ पे इसको जस्ट टाइम बचाने के लिए पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 80, यहाँ पे मैं इसका ग्रेड कर देता हूँ बी। अब मैंने ये क्या कर दिया, ये मैंने ये किया बेसिकली, मैं इसमें ज़्यादा कंडीशंस नहीं डाल पा रहा था, तो मैंने क्या काम किया, मैंने नेस्टिंग कर दी। सबसे पहले आगे चेक करेगा कि क्या हमारे पास इसका मार्क्स जो है वो 90 से ग्रेटर है। अगर 90 से ग्रेटर है फिर तो हमारा मसला हल हो गया, लेकिन एक मसला हमारे पास फिर भी बन गया, वो ये कि अगर 90 से लेस है तो इसमें नो की साइड पे जाना है। अब हम इसको दोबारा ग्रेड देना चाहते हैं, हम कहते हैं चलो अच्छा अब चेक करो कि क्या ये 80 से भी ग्रेटर है या नहीं। उसके बाद मैं से कहूंगा चेक करो क्या ये 70 से ग्रेटर है या नहीं, फिर 60 से है या नहीं। किसी भी केस के एंड अलावा मैं उसको एफ दे दूंगा। अभी कीपिंग इन माइंड कि मैं एक्स्ट्रा कंडीशंस को नहीं डील कर रहा कि क्या हमारे पास 100 से ग्रेटर हो जाए या 0 से लेस हो जाए, अभी मैं उनको डील नहीं कर रहा हूँ, उनको भी हम देखेंगे किस तरह से डील किया जा सकता है। ये मार्क्स 80 हो गया, इसमें मैंने ग्रेड बी दे दिया। इसका मैं साइज थोड़ा मजीद छोटा कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा, फिर मैं ग्रेड सी दे देता हूँ 70, और ग्रेड डी दे देता हूँ
ठीक है। अब एनीथिंग एल्स यहाँ से जब वो 60 को क्रॉस कर जाएगा तो इसका मतलब है कि अब वो हर हद को पार कर चुका है, तो वहां पे हम दे देंगे क्या असाइनमेंट, हम दे देंगे इसको ग्रेड बी, ग्रेड एफ। ठीक है। और इस सब से देखें, यहाँ से ये निकला, इधर से ये एंड हुआ, इधर से ये एंड हुआ, और यहाँ पे आके प्रोग्राम खत्म हुआ। तो मैं यहाँ पे आउटपुट लगा देता हूँ कि योर ग्रेड इज, यहाँ पे मैंने प्लस लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रेड। ओके। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो वो कह रहे हैं एंटर योर मार्क्स। मार्क्स में अगर दे दूँ 100। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि कैन नॉट कंपेयर दीज वैल्यूज, स्ट्रिंग काइंड एंड नंबर काइंड। कहाँ होती होगी हमसे? इसको दोबारा रन करते हैं, मैं इसको 100 का। अच्छा, कुछ एंटर नहीं हुआ था, सॉरी, जल्दी मैंने देखा नहीं। तो अब उसने क्या कहा है कि योर ग्रेड इज ए। अगर मैं इसको दोबारा रन करूं और मैं इसको कहूं मेरा नाम पैटरसन में लॉक था, मैं इसको 80 कहता हूं, तो अब उसने कहा मेरा ग्रेड बी है। सिमिलरली मैं इसे कहता हूं कि मेरी 60 है, तो मेरा ग्रेड उसने डी बता दिया। एंड अब मैं इसे कहता हूँ मेरा मार्क्स 0 है, तो उसने मेरा ग्रेड एफ बता दिया। ये हमारे पास एक सिंपल प्रोग्राम बन गया। अच्छा, ठीक है। ये हमारे पास सारी आगे सिलेक्शन की कहानी, अब सिलेक्शन को किस तरह डील कर सकते हैं। अब हम आते हैं मल्टीपल कंडीशनिंग किस तरह डाली जा सकती है। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि एक इंसान है, उसका नाम है अली। अब अली वांट्स टू बिल्ड अ होम। उसके लिए क्या जरूरी है, उसको उसको लोन चाहिए बैंक से। तो अब बैंक वाले कहते हैं कि कंडीशन ये है कि पहली बात, आपका आपकी एज ग्रेटर देन 18 हो। सेकेंडली वो कहते हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए, आप कह सकते हो कि कुछ रिजर्व प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप लोन के लिए हमारे पास कुछ रखवाओगे, आप ये कह लो। तो ये दो कंडीशन है, तब आपको लोन मिलेगा। इसको हम किस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं? एक तो वो तरीका था जो भी हम कह रहे थे नेस्टिंग का, लेकिन वो यहाँ पे इतना सूटेबल नहीं है। हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले इनपुट लेंगे कि एंटर योर एज। इसको हम स्टोर कर देते हैं एज में, और हम यहाँ पे कहते हैं कि डू यू हैव एनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज, और मैं इसको यहाँ पे कह देता हूँ आंसर। ठीक है। और या मैं इसको यहाँ पे कह देता हूँ कि इसी के अंदर आप यस या नो लिखते हैं। ठीक है। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे? अब इन दोनों को ट्रू होना लाजमी है, तब हमें वो अलाउ करेंगे। मैं पहले यहाँ पे इनकी एलिजिबिलिटी लिख देता हूँ, फिर मैं कंडीशन डालता हूँ, ताकि हमारे समझने में आसानी हो जाए। सो यहाँ पे मैं आउटपुट दे देता हूँ कि यू आर एलिजिबल, और सिमिलरली मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके कह देता हूँ नॉट एलिजिबल। अच्छा, इधर मैंने कंडीशन क्या देनी? पहली कंडीशन तो आपके जहन में है कि एज शुड बी ग्रेटर देन 18। मैं यहाँ कहता हूँ कि एज इज ग्रेटर देन 18। अब हम क्या करेंगे दूसरी कंडीशन के लिए? जब हमने दो कंडीशंस डालनी होती हैं, तो हम लोग एंड लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं, या फिर हम इनके सिंबल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंबल है एंड के लिए, ये सिंबल है और के लिए। तो मैं एंड का सिंबल यूज करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एंड जो हमारे पास आंसर है, इट इज डबल इक्वल टू। डबल इक्वल क्या मतलब है कि ये उस आंसर की वैल्यू को कंपेयर करेगा
पहले अगर हम सिंबल इक्वल लिखें तो अगर आपको मैथ से याद हो तो आप क्या कह रहे होते हैं, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब यह है कि 5 की वैल्यू को स्टोर कर दो 2 + 3 में, या कह लो कि x इज इक्वल टू 5, तो 5 की वैल्यू स्टोर कर दो x में। डबल इक्वल का ये मतलब होता है कि चेक करो कि क्या x की वैल्यू क्या वाकई 5 के इक्वल है। अगर 5 के इक्वल होगी तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाएगा, वरना फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। इज इक्वल इक्वल टू, मैंने कोटेशन मार्क्स में लिखा y, ठीक है, स्मॉल y मैंने लिखा, क्योंकि ऊपर मैंने स्मॉल y लिखा था, यहाँ पे मैंने स्मॉल y लिख दिया। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ, वो कहता है योर एज इज, पहले मैं गलत कंडीशन देता हूँ, एज 17 है एंड प्रॉपर्टी मेरे पास चलो अवेलेबल है, तो उसने कहा है यूर नॉट एलिजिबल। लेकिन अब मैं अगर इसको कह दूँ कि मेरी एज 18 है, मैंने क्या ग्रेटर रखा था, अच्छा मैंने यहाँ पे चूंकि ग्रेटर रखा हुआ है तो मैं इसको 19 कर देता हूँ, 19 है एंड मेरे पास मॉर्टगेज के लिए प्रॉपर्टी है। तो अब वो कह रहा है कि बॉस यू आर एलिजिबल, ठीक है। अब हम बात करते हैं और का फंक्शन कहाँ यूज हो सकता है, जो मैंने ये आपको बताया एंड है, इसी तरह और कहाँ यूज हो सकता है, या फिर डबल इक्वल यूज किया तो मैं इसमें नॉट इक्वल भी कर सकता हूँ। नॉट इक्वल किस तरह लिखा जाता है, आप देख सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क है, उसके बाद इक्वल का साइन है और उसके आगे मैंने वाई लिख दी। तो मैं कहता हूँ कि शुड नॉट बी इक्वल टू, मीन्स बल्कि ज्यादा यूज नॉट इक्वल एन, इट शुड नॉट बी इक्वल टू एन। अगर आंसर एन के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हम सही बात कर रहे हैं। इस केस में भी हमारे पास अगर मैं वही वैल्यूज डालूँ 19 और मैं साथ में यस कह देता हूँ, तब भी उसने एलिजिबल कहा है मुझे। अब वो सिर्फ जब तक मैं उसमें एन नहीं लिखूंगा ना, तब तक वो मुझे नॉट एलिजिबल वाली कहानी भी उसमें डील करेगा। अब हम बात करते हैं जो हम कह रहे थे कि और कहाँ यूज हो सकता है। इसी जगह पे भी हम यूज कर सकते हैं वैसे, लेकिन हम एक और काम करते हैं, हम कहते हैं कि या आपकी एज 18 हो, चलो ऐसे करते हैं कि स्कूल में एडमिशन के लिए, या आपके पास रेड पेन होना चाहिए, चलो टीचर को देने के लिए हमारे पास रेड पेन होनी चाहिए, हमारे पास ग्रीन पेन होनी चाहिए। तो अब हम वहां पे लगाएंगे और, तो हम कहते हैं कि इनपुट करो इंटर कलर ऑफ द पेन, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कलर। अब इधर मैं लिखता हूँ सिलेक्शन में जाके कि कलर इज इक्वल इक्वल टू व्हाट, या तो ग्रीन हो, या फिर, अब या फिर मैंने कहा ना, वहां पे लगेगा एंड, और सॉरी और ऑपरेशन लगेगा, या फिर कलर इज इक्वल इक्वल टू रेड। सॉरी इनपुट नहीं आउटपुट लगेगा। गुड जॉब। और टीचर को खुश नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, यू फेल। इसको मैं रन करता हूँ, वो कह रहे हैं एंटर द कलर ऑफ द पेन, मैं से कहता हूँ भाई ब्लू। टीचर के टीचर को हमने नाराज कर दिया, तो यस आई हैव फेल्ड, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि नहीं भाई, ब्लू नहीं, ग्रीन दे दो, टीचर को खुश रखो। टीचर टीचर ने शाबाशी दे दी मुझे, तो कहते गुड जॉब। तो यहाँ पे हमारे पास और का यूज हो गया। बेसिकली क्या हुआ, अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप रन करके दिखाऊं, तो उसने यहाँ पे मुझसे ऑप्शन मांगा, इधर वो क्या करेगा चेक बेसिकली कि क्या कलर इक्वल इक्वल टू ग्रीन है। अगर है तो ठीक है, वो यहीं पे शॉर्ट सर्किट करके ये साइड पे आ जाएगा। अगर नहीं है तो फिर वो दूसरी कंडीशन में चेक करेगा, क्योंकि हमने और लगाया हुआ है, या कंडीशन 1 ट्रू होनी चाहिए या कंडीशन 2 ट्रू होनी चाहिए। उस केस में हमें वो पॉजिटिव आउटपुट दे देगा, वरना वो नेगेटिव आउटपुट की तरफ चले जाएगा। इसको मैंने रन किया, वो गुड जॉब पे गया एंड दैट्स इट। ये हमारे पास बात हो गई सिलेक्शन को यूज करने की। अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास लूप को किस तरह यूज किया जाता है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। उसके अलावा हमारे पास कुछ कॉल का ऑपरेशन भी है, वो मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से उसके ऊपर काम किया जाता है, लेकिन वो आपको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना होगा, ऑल तो मैं आपको समझा देता हूँ। अब मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे लिख के दें 10 की टेबल। तो व्हाट वुड बी द रूकी हरकत, के आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जाके प्रिंट कराना शुरू कर दें 10
मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसी तरह मैं 10 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 20 से जबरदस्ती लिख दूँ, लेकिन ये कोई अच्छी हरकत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बताएं, ऐसा प्रोग्राम बना के दें जिसमें मैं किसी भी नंबर को ऐड करूँ और मैं कहूँ कि यार इतने टाइम तक आपने मुझे इतनी कैलकुलेशन उसकी करके देनी है। एक जनरल एल्गोरिथम बना के दें मुझे जो हर तरह की टेबल के लिए वैलिड हो, वो बना के दें। तो आप क्या करेंगे? आपके पास तब एक लूप हमारे वहाँ फायदा देगा, तब हमारे पास लूप काम आ सकता है। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले enter the number whose table you want, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ नंबर। इधर मैं एक लगाता हूँ लूप, लेकिन लूप से पहले हम इसका काउंटर सेट करना होगा। काउंटर क्या चीज़ है आपको? अच्छा, हमने काउंटर की बात की थी, तो काउंटर बेसिकली क्या होता है? लूप कितने टाइम्स रन करेगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे सारी टेबल्स जो है वो 10 टाइम्स तक चाहिए, मतलब 10 टेंस आर 9 9 9 टेंस आर 8 टेंस आर, यहाँ तक मुझे टेबल चाहिए। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ पे काउंटिंग वेरिएबल बना लेता हूँ या सेंटिनल नाम रख लेता हूँ जहाँ पे उसको एंड करना चाहिए। सेंटिनल वैल्यू मैंने आपको बताया शायद कि सेंटिनल ऐसी वैल्यू है जहाँ पे आपका लूप एंड करता है। इसको मैं कर देता हूँ 10। मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक लूप। लूप की मैं कंडीशन कह देता हूँ कि एक हमारे पास काउंट बना देते हैं, इसको मैं फिलहाल कह देता हूँ कि क्या है, काउंट से 1 है, मतलब लूप स्टार्ट होगा 1 से एंड होगा 10 पे। इधर मैं कहता हूँ कि वाइल काउंट, काउंट की कंडीशन जब तक ट्रू होगी तो वो एंड कर जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फॉल्स कंडीशन देनी है, ट्रू कंडीशन पे एंड करेगा। मैं कहता हूँ कि जब काउंट ग्रेटर देन सेंटिनल हो जाए, मतलब कि काउंट की वैल्यू 11 हो जाए और सेंटिनल अभी 10 हो, ठीक है, तो तब आप उसको क्या करो, एग्जिट कर देना। यहाँ पे मैंने फॉल्स कंडीशन दे दी है, फॉल्स कंडीशन में चलता रहेगा, ट्रू होगी जो ही तो वो हमारे पास एंड कर जाएगा। यहाँ पे मैं इसको आउटपुट दे देता हूँ, और आउटपुट में मैं लिखता हूँ कि नंबर, नंबर क्या है बेसिकली जो यहाँ पे यूजर देगा, मतलब एग्जाम्पल 3 की टेबल चाहता है तो वो 3 यहाँ पे आएगा, 4 की चाहता है 4 आएगा। नंबर यहाँ पे कॉन्कैटिनेट किया, मैंने इधर ये मल्टीप्लाई का साइन लगाया, आप बेशक ये लगा दें नजर आने के लिए आपको, चूंकि नजर आए मैंने इसलिए ये वाला साइन लगाया, स्पेसिस थी। अब मैं इसको यहाँ पे क्या लिखूंगा, काउंट की वैल्यू। वो मैंने क्यों लिखी, जब मेरे पास आउटपुट आएगा तो वो क्या लिखा आ रहा होगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल नंबर 3 था तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू, इनका आंसर आ जाएगा आगे, प्लस इज इक्वल का साइन आ जाएगा मेरे पास अब यहाँ से आगे, और इसके आगे मैं क्या लिखूंगा, नंबर मल्टीप्लाई बाय काउंट। समझ आई? यहाँ पे नंबर आ रहा है बेसिकली 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे आके 3 1 3 प्रिंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये लूप वापस आएगा, लूप तब तक रन करेगा जब तक 3 मल्टीप्लाई बाय 11 नहीं आ जाएगा। 11 पे आके वो अंदर नहीं जाएगा, वो यस करके एग्जिट कर जाएगा। लेकिन मसला ये है कि काउंट बढ़ तो नहीं रहा, काउंट तो 1 है, हमेशा 1 प्रिंट होगा। अगर मैं इसको भी प्रिंट करना स्टार्ट करूँ कि इन्फिनिट लूप मेरा चल जाएगा। इन्फिनिट लूप का क्या मतलब है, मैंने इसको ये प्रिंट किया, मैं कहता हूँ मुझे 4 का टेबल दो, ये देख रहे हैं 4 1 4 रन हो ही जा रहा है, 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 इन्फिनिटली रन हो रहा है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, हॉल्ट करता हूँ एंड काउंट की वैल्यू को हमेशा इंक्रीज करता हूँ। अब ये चीज आपके लिए थोड़ी सी न्यू हो सकती है जो मैं अभी लिखने लगा हूँ, कि काउंट की वैल्यू को किसके इक्वल कर दो, काउंट प्लस 1 के। आपको फिर ये क्या हो गया, काउंट की वैल्यू काउंट प्लस 1, क्या ये पॉसिबल है? मतलब इसकी कोई सेंस नहीं बन रही है। इसका मतलब ये है कि काउंट वेरिएबल था, काउंट की वैल्यू नहीं थी। काउंट बेसिकली हमारे पास, आप ये समझ लें कि एक, सॉरी मेरा माइक गिर गया, काउंट आप ये समझ लें कि एक लंच बॉक्स है, उसके अंदर जो वैल्यू मैं डाल रहा हूँ वो ब्रेड है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि उसी लंच बॉक्स के अंदर एक और ब्रेड का पीस डाल दो, +1 कर दो, एक और ब्रेड का पीस डाल दो। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि लंच बॉक्स उठाओ, लंच बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू है उसके अंदर एक ऐड कर दो, लंच बॉक्स की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, एडेड वैल्यू हो जाएगी। तो बेसिकली मैंने क्या किया, नई वैल्यू लंच बॉक्स की किसके इक्वल है, पुरानी वैल्यू ऑफ लंच बॉक्स +1। मतलब अगर यहाँ पे 1 था ऑलरेडी,
काउंट था, तो काउंट के अंदर वैल्यू स्टोर कर दो, पहले काउंट की वैल्यू रिट्रीव करो जो कि 1 थी इस वक्त, फिर उसमें +1 कर दो। अगले चक्कर में क्या हो जाएगी, काउंट में वैल्यू स्टोर कर दो, ओरिजिनल की वैल्यू काउंट की अभी 2 हो गई तो 2+1, अगली बार 3 हो गई 3+1 4+1। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप रन करके दिखाऊंगा, ये वॉच विंडो में, तो आपको समझ आ जाएगी। मैंने इसको काउंट काउंट +1 कर दिया। अब हम इसको रन करते हैं। वो कहता है कि बॉस आपको किस चीज की टेबल चाहिए, टेबल तो हमें चाहिए 9 की। ओके, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ फिलहाल। नंबर आ गया 9। अब आप देखें सेंटर में वैल्यू 10 है, 10 तक रन करेगा, काउंट की वैल्यू 1 है, और अब आप ये देखिए यहाँ से हमारा सारा जादू स्टार्ट होगा। कंडीशन चेक की, फॉल्स तो नहीं है, यहाँ पे मुझे आउट दिया 9 1 और 9। अब आपने यहाँ पे देखना काउंट की ओरिजिनल वैल्यू 1 है, काउंट में क्या वैल्यू स्टोर, लंच बॉक्स, लंच बॉक्स में पहले वैल्यू पड़ी थी, उसमें +1 ऐड करके दोबारा लंच बॉक्स में डाल दिया। फॉर एग्जांपल लंच बॉक्स में एक ब्रेड का पीस था, उस एक ब्रेड के पीस में एक और ब्रेड का पीस ऐड किया और दोबारा लंच बॉक्स के अंदर स्टोर कर दिया। मैं इसको रन करता हूँ, वैल्यू 2 हो गई, उसने दोबारा चेक किया। अब आप यहाँ पे देखें 9 2 क्या हुआ, 18 हो गया। सिमिलरली अब वो क्या करेगा, फिर लंच बॉक्स लेगा, लंच बॉक्स में से ब्रेड काउंट करेगा, उसमें +1 ऐड करेगा, दोबारा लंच बॉक्स में डाल देगा। इस तरह से हमारा वेरिएबल काम करता है। वेरिएबल को हम वेरिएबल कहते क्यों है, इसीलिए तो कहते हैं कि उसकी जो अंदर वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, वैरी हो सकती है। इसी के ऑपोजिट क्या चीज आती है, एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल पाई है, पाई की हमेशा वैल्यू 3.14 रहेगी। ऐसे नहीं कि मेरी और आपकी चॉइस के ऊपर उसको मैं 4 कर दूं या 5 कर दूं, वो वेरिएबल सेम रहेगा। सिमिलरली वैल्यू ऑफ जी हमेशा सेम रहेगी, लेकिन वेरिएबल चेंज हो सकती है। जिस तरह मेरी एज है, ऐसे नहीं कि जब मैं पैदा हुआ था मैं 2 महीने का था, आज तक मैं 2 महीने का ही हूँ। मेरी एज बढ़ती जा रही है साथ साथ, वो एज एक वेरिएबल है। सिमिलरली वेदर है, वेदर एक वेरिएबल है, वो चेंज हो सकता है। अब मैं इसको कम्प्लीटली रन कर दूं तो ये देखें मेरे पास 9 की पूरी टेबल आ गई है, 10 तक, 9 10 90। ये बस एक जनरल एल्गोरिथम बन गया जिसको मैं रन करूं और वो मुझसे पूछे आप किसकी टेबल, मैं मांगता हूँ 5 की टेबल, तो ये देखें उसने मुझे 5 की टेबल प्रिंट करके दे दी, बहुत ही डिसेंट वे में। ठीक है, मैं इसको ये भी कंट्रोल कर सकता हूँ कि कहाँ तक प्रिंट करनी है, अगर मैं काउंट की वैल्यू खुद ले लूँ। ठीक है, सॉरी सेंट्रल वैल्यू मैं खुद यूजर से इनपुट ले लूँ, वो भी हो सकता है। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये मैंने चूंकि दिया हुआ था एक असाइनमेंट, असाइनमेंट को मैं क्या करता हूँ, खत्म कर देता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक आउटपुट, सॉरी इनपुट, इंटर सेंटिनल, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सेंटिनल डाल दो, सॉरी। ठीक है, अब वो मुझसे जहां तक पूछेगा मैं चाहता हूँ कि मुझे 7 की टेबल 5 तक चाहिए, 7 5 to 35 तक चाहिए। अब मैं कहता हूँ उसे कि 7 की टेबल चाहिए और 5 तक चाहिए, तो दैट्स इट। सो मुझे यहाँ तक टेबल दे दी है। एक मिनट, ये देखें, हम लोग राइट, 7 से मुझे 5 तक टेबल दे दिया। तो दैट इज हाउ इजी प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग इज। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अब हम नेस्टिंग लूपिंग भी कर सकते हैं, जैसे हमने नेस्टिंग की थी सिलेक्शन में, सर लूप में भी से हो सकती है, वो भी आप कर सकते हैं। उसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई नेस्टेड लूप की। हम एक काम करते हैं, चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि हमें कोई ऑप्शन बता दें। तो चैट जीपीटी से मैंने क्वेश्चन पूछा है, वो उसने मुझे क्या आप इस तरह से एक शेप बना के दिखाएं, तो ऑब्वियसली शेप जो है नेस्टेड लूपिंग के अलावा नहीं बनती है। हम देखते हैं कि हम नेस्टेड लूपिंग के साथ किस तरह से शेप बना सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं बेसिकली नेस्टेड लूपिंग की तरफ। हम लोग एक लूप विद इन लूप कैसे यूज कर सकते हैं। हमारे मैक्सिमम जो लूप के यूजेस होंगे वो नेस्टिंग के थ्रू ही होंगे। सिंपल लूप में हम लोगों ने ये सीखा था कि एक रेपिटेड टास्क किस तरह किया जाता है, रिपीट करना हो कोई टास्क को, बजाय से कि हम बार बार एक ही चीज को हम लोग टाइप करें, बार बार एक ही सिंटैक्स को रिपीट करें, बार बार एक ही चंक ऑफ कोड हम बार बार यूज करें। उससे बेहतर है हम लूप इस्तेमाल कर लें ताकि हमारे पास स्पेस भी मिल जाए। अब हम आते हैं नेस्टेड लूपिंग की तरफ। नेस्टेड लूपिंग में ये होता है कि जब आपने एक लूप लगाया, उस लूप के अंदर भी आपने रिपीटेटिव टास्क करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा एक काम था कि मैंने जाके थ्रू एक कॉलेज के सारे क्लासरूम्स के स्टूडेंट्स गिनने हैं। तो पहला लूप तो मेरा ये लगेगा कि मैंने जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो हर क्लासरूम के लिए होना चाहिए। अब हर क्लासरूम के अंदर
हर बच्चे पे भी सेम टास्क लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर बच्चों के नाम और के साथ उनके रोल नंबर सबसे जाके मैंने पूछने हैं, सबसे पहले मैं एक लूप लगाऊंगा कि मैंने क्लासरूम में जाना है, और दूसरा लूप लगाऊंगा हर क्लासरूम के अंदर जाके मैंने एक एक बच्चे का नाम लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास नेस्टिंग का काम आ जाता है। अच्छा, इसको हम करने के लिए क्या काम करेंगे? इजी है। हमने सबसे पहले एक लेनी है सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू बेसिकली ये होगी कि हमारे पास लूप को कितने टाइम्स रन करना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि 7 रोज होनी चाहिए उसके अंदर और 7 कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो कॉलम्स कम भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर इसको ट्राइंगल की शेप देना चाहता हूँ तो प्रॉपरली तभी बनेगा जब मेरे पास स्क्वायर का ही डायग्राम बन जाए। तो इसको मैं कहता हूँ कि सेंट्रल वैल्यू ये बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ रोज है। और इधर मैं कहता हूँ अपनी लेनी है सेंट्रल, ठीक है। एक काम करते हैं, ट्रायंगल से पहले मैंने आपको एक स्क्वायर बनाने का तरीका बताता हूँ। जब स्क्वायर बन जाएगा तो उसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करना इजी हो जाएगा। उसको पहले स्क्वायर की सेंस बन जाए हमारे जहन में, तो फिर हम ट्रायंगल के ऊपर आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हमने एक लूप बनाना है तो लूप में एक सबसे पहले आती है इनिशिएशन कंडीशन के इनिशिएट किस तरह होना चाहिए। फिर हमारे पास उसको टर्मिनेट कहाँ पर होना है, और हर लूप की आइट्रेशन पे क्या डिफरेंस आना चाहिए। आइट्रेशन का वर्ड अगर मैंने पहले नहीं यूज किया तो आइट्रेशन का सिंपल ये मतलब होता है कि लूप एक दफा रन हुआ वो इसकी हाइड्रेशन कहलाती है, 2 दफा रन हुआ वो उसकी 2 हाइड्रेशन होगी, फिर 3 हाइड्रेशन होगी। मतलब जितनी दफा एक प्रोसेस रिपीट हुआ है वो उसकी हाइड्रेशन हो जाती है। तो अगर हमारे पास ये सेंटिनल हो गया, सॉरी लूप बना दिया था मैंने। लूप से पहले हमारे पास लग जाएगी एक इनिशियल कंडीशन, जो मैं कहता हूँ कि आउटर लूप जो है वो इक्वल है फॉर एग्जांपल 0 के, ठीक है। अभी इनिशियली जब वो लूप में एंटर होगा तो उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। फिर हमारे पास जब वो लूप को छोड़े एक आइट्रेशन के बाद उसमें क्या वैल्यू होनी चाहिए, एक आउटर लूप जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए, +1 हो जाए, ठीक है। और ये टर्मिनेट कब होगा, ये टर्मिनेट तब होगा जब आउटर लूप की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी सेंटिनल से। आउटर लूप इज ग्रेटर देन सेंटिनल। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि 7 नंबर ऑफ रोज होने चाहिए, 7 नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, तो ये हमारे पास हर बार चेक करेगा कि क्या आउटर लूप आइट्रेशन करते 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 क्या 7 से ग्रेटर तो नहीं हो गया। इसका मतलब ये है, जैसे मैं नोट पैड आपको खोल के समझाऊं, अगर मेरे पास सेंटिनल की वैल्यू 7 है और आउटर लूप इनिशियली मेरे पास 0 है, ठीक है, और मैं उसको क्या कर रहा हूँ, हमेशा हर बारी पे +1 कर रहा हूँ। तो इनिशियल फर्स्ट स्टेज पे हमारे पास 0 आई, ठीक है, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, 6 हुई, 7 हुई, और जब वो 8 पे पहुंची तो 8 पे क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी। क्यों? क्योंकि 8 इज ग्रेटर देन, हमें पता चलता है कि 8 जो है वो ग्रेटर है 7 से, तो यहाँ पे क्या कर जाएगा, लूप ब्रेक कर जाएगा। ये सी कहानी। अब हम चाहते हैं इसमें इंटरनल एक लूप लगाया जाए। तो इंटरनल लूप में मैंने सेम यही काम करना है कि सबसे पहले एक लूप लिया, लूप से पहले एक इनिशियल कंडीशन रखी जो कि है इनर लूप, इसकी वैल्यू मैंने रख दी 0, और इसकी लिविंग या एग्जैक्ट कंडीशन मैंने रख दी है, या इटरेटिव कंडीशन रख दी है मैंने क्या, इनर लूप को, तो ये आप पहुंच गए इनर लूप +1। और इसकी टर्मिनेशन कंडीशन क्या है, टर्मिनेशन कंडीशन सिंपल है कि जब इनर लूप की वैल्यू ग्रेटर हो जाए आउटर लूप से। या अभी हम लोग अगर क्योंकि स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं तो हम एक काम करते हैं, इसको सेंटिनल रख देते हैं। मैं फिर आपको आउटर लूप वाली बात समझाता हूँ। मतलब ये भी 7 टाइम्स रन करेगा। अब अगर मैं ये चाहूँ कि इसके अंदर प्रिंटिंग होनी चाहिए किस चीज़ की, बोला मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर प्रिंट होना चाहिए, एक स्टार प्रिंट हो जाए, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्टार, सॉरी स्टार आ गया, ठीक है। अब ये एंड करंट लाइन का मैं चेक हटा दूंगा ताकि हर प्रिंट जो है वो उसके सामने सामने प्रिंट हो। और मैं एक और चीज़ यहाँ पे कंसोल जो है वो सामने ले आता हूँ, ये कंसोल अब मेरे सामने आ गया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, लेकिन मुझे एक और भी यहाँ पे काम करना है, उससे पहले मैं नोटपैड पर समझा देता हूँ मैं करना क्या चाह रहा हूँ। मैं करना ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आउटर लूप की वैल्यू होगी 1, ठीक है। जब वो 1 की वैल्यू हुई अब वो फौरन इनर लूप की तरफ चला जाएगा,
कैसे? अगर मैं आपको इस साइड पे समझाऊं तो इसकी थोड़ा इसको मैं छोटा करता हूँ, 100% पे लेकर आता हूँ। ठीक है, यहाँ से वो एंटर हुआ, एंटर होकर इसकी इनिशियली वैल्यू क्या है? 0 है। चलो मैं इसको 0 कर दूंगा, इनिशियली वैल्यू इसकी 0 है। 0 के बाद वो इस लूप के अंदर आ गया। इस लूप के अंदर वो क्या करेगा? इस लूप के अंदर इनर लूप की वैल्यू कितनी चल रही है? इनर लूप की वैल्यू भी 0 चल रही है। अब वो क्या करेगा? यहाँ पे प्रिंटिंग स्टार्ट करेगा। प्रिंट किस चीज को करेगा? स्टार को प्रिंट करेगा। मतलब उसने 0 टाइम प्रिंट किया, फिर उसने यहाँ पे एक बार वैल्यू प्लस हुई, फिर उसने 1 टाइम प्रिंट किया, 2 टाइम्स प्रिंट किया, 3 किया, 4 5 6 7, और जब वो 8 पे पहुंचा तो तब वो हमारे पास कंपेयर करेगा कि यार जो हमारे पास सेंटिनल कंडीशन थी, अगर मैंने फॉर एग्जांपल सेंटिनल 7 लिया हुआ था, तो वो सेंटिनल चेक करेगा कि आप 8 ग्रेटर नहीं होगा 7 से, तो वो यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा। वो ब्रेक करके इधर से यस से बाहर आएगा और आउटर लूप की वैल्यू में +1 कर दूंगा। मतलब पहले अगर वो आउटर लूप की वैल्यू 0 चल रही थी, तो अब आउटर लूप की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब आउटर लूप की वैल्यू हो जाएगी 1। सिमिलरली 1 होने के बाद फिर वो इधर से अंदर आएगा। ठीक है, इसने यहाँ पे कंडीशन चेक की आउटर लूप की, कि जो आउटर लूप है क्या वो ग्रेटर देन 7 तो नहीं हो गया? नहीं, अभी तो 1 तो स्मॉलर है 7 से। तो वो फिर अंदर वापस लूप के अंदर एंटर हो जाएगा, और लूप के अंदर एंटर होते साथ ही इनर लूप की वैल्यू 0 कर। ये मैंने क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि इनर लूप की पहले वैल्यू कितनी चल रही थी? 8 चल रही थी। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा से उसी स्क्वायर को प्रॉपरली दोबारा प्रिंट करें, तो वो अब 0 करेगा, फिर ये लूप दोबारा रन होगा। कब तक रन होगा? 8 टाइम्स रन होगा। ठीक हो गया? फिर उसके बाद फिर ये लीव करेगा, ये तब तक करता रहेगा जब तक कि इसकी वैल्यूज पहुंचना है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ 2 के लिए भी इसी तरह प्रिंट होगा, 3 के लिए भी इसी तरह सारी वो इटरेशन रन करेगा, 4 के लिए भी इसी तरह रन करेगा, 5, और ये सो ऑन 8 टाइम 7 टाइम्स इस चीज को रन करेगा। तो अगर मैं अब इसको प्रिंट करना चाहूँ, इसमें एक फॉल्ट है, वो ये है कि ये सब कुछ जो है एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा अगर प्रिंट करके आप निकालता हूँ। अगर मैं 7 टाइम्स प्रिंट करना चाहता हूँ तो ये देखें प्रिंट होते होते ये एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है, हमारा स्क्वायर नहीं बन रहा। उसके लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा कि जब मैं इनर लूप को लीव करूंगा, मतलब जब आउटर लूप की एक इटरेशन आएगी, तब मैं उसमें एक लाइन ऐड कर दूँ। ये आउटर लूप था मेरे पास, यहाँ पे उसमें एडिशन हो रही थी, मैं यहाँ पे एक आउटपुट लगा देता हूँ, और इसमें एंड करेंट लाइन का चेक हुआ है, तो बस इसको मैं एम्प्टी कोटेशन डाल दूँ यहाँ पे, ताकि कुछ ना प्रिंट करते हुए सिर्फ एक पूरी लाइन डाल दे मेरे लिए। अब अगर मैं इसको रन करूँ और मैं चाहता हूँ कि ये मुझे 6 by 6 का एक स्क्वायर दे दे, तो ये इसने वही काम किया है कि अगर आप यहाँ पे काउंट करें जितने यहाँ पर हैं स्टार्स, उतने ही नंबर ऑफ रोज है। इसकी रेक्टेंगल सी शेप बन गई है, उसकी वजह ये कि स्पेसेस का फर्क है, वो हम ठीक कर सकते हैं। वो हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे जो स्टार है इसके साथ एक स्पेस दे देते हैं, और अब इसका प्रिंट करना चाहूँ तो आपके पास एक प्यारी शेप आ गई। कंपैरेटिवली बेटर, उसमें और स्पेसेस लेके आप उनको बराबर कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे आप काउंट करें तो ये भी 7 है इस वक्त, और 1 2 3 4 5 6 7 ये भी 7, तो ये बेसिकली एक स्क्वेयरिश टाइप ऑफ प्रिंटिंग हो गई। अब हम चाहते हैं कि नहीं यार मुझे तो रेक्टेंगल बनाना, तो रेक्टेंगल के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? रेक्टेंगल में आपने एक चीज नोट की है जो मैंने आपको दिखाई थी, आप ये देखें, मैं कंट्रोल इस तरह से कर सकता हूँ कि यहाँ पे 1 की वैल्यू है, तो मैं अगर 0 की वैल्यू तक अगर मैं सिर्फ 0 प्रिंट करूँ, 1 की वैल्यू तक अगर मैं सिर्फ 1 तक प्रिंट करूँ, 2 की वैल्यू तक अगर मैं सिर्फ 2 तक प्रिंट करूँ, 3 की 3 तक, 4 की 4 तक, 5 की 5 तक, अगर आप देख सकते हैं ट्राइंगल सी शेप बन गई है यहाँ पे। हमने यही काम करना है, हमने उसको सिर्फ कंडीशन में चेंज कर देना है। कंडीशन मैंने यहाँ पे कह देना कि तुम पहले कर रहे थे इनर लूप को सेंटिनल तक रन कर रहे थे, मतलब 7 तक रन कर रहे थे, अब तुम सिर्फ इनर लूप को रन करो आउटर लूप की वैल्यू तक। ठीक है, किया क्या है बेसिकली मैंने, कि आउटर लूप की वैल्यू अगर 0 है तो इसको 0 टाइम्स रन करो, इसकी अगर वैल्यू 1 है तो इसको 1 टाइम, मतलब 0 और 1 तक रन करो, 2 है तो 0 1 और 2 तक। जो ही वो देखता है ना कि 2 मतलब इनर लूप की वैल्यू ग्रेटर हो गई है बाहर वाले लूप से, मतलब वो 3 पे जो ही जाता है, 3 को कंपेयर करता है 2 से, वो कहता है ये तो बड़ा हो गया, तो फौरन उसको स्किप करके अगले लूप पे आ जाता है। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो मैं 5 by 5 का प्रिंट करता हूँ, तो ये देखें आपके पास एक ट्राइंगल आ गया। इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। मैं आपको टास्क दे देता हूँ, आप एक काम करें, इसी का मुझे एक इन्वर्टेड वर्जन प्रिंट करके दिखा दें, वो कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आप ये चीज प्रिंट कर लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे इस चीज का।
अच्छा, हमने नेस्टेड लूपिंग पढ़ ली, हम लोगों ने लूप्स भी देखे, सिलेक्शन भी देखी है, हम लोगों ने आउटपुट इनपुट लेना भी सीख लिया। अभी दो मेजर चीजें हमारी रह गई हैं। एक ये कि कॉल फंक्शन क्या होता है। ये बहुत कोई मुश्किल चीज नहीं है, इजी चीज है, सिर्फ हम इसमें सब चार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं प्रोग्राम को, वो भी मैं वो करके दिखा दूंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट रहती है जो कि कहलाती है एरेज। एरेज बेसिकली क्या है, जब आपको सिमिलर टाइप ऑफ डाटा को इकट्ठा स्टोर करना हो तो हम एक एरे का यूज करते हैं। मतलब एरे इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ डाटा, जो कि जिसमें हम नेम्स भी बहुत सारे स्टोर कर सकते हैं, एजेस भी स्टोर कर सकते हैं। इसका एग्जांपल ये ले लें कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे पूरी आपकी क्लास है, उस क्लास का सबका डाटा लेना है, तो क्या मैं हर बंदे के लिए अलग वेरिएबल बनाऊंगा, नेम वन नेम टू या स्टूडेंट वन टू थ्री अप टू 50 तक? नहीं, ऐसा मुझे करने की जरूरत नहीं है। मैं एक एरे बनाऊंगा जो कि बेसिकली स्ट्रिंग टाइप की होगी या इंटीजर टाइप की होगी। वो एक टाइप की मैंने एरे बना लिया, उसमें फिर सिमिलर टाइप ऑफ डाटा मैं स्टोर कर दूंगा। इसकी एग्जांपल ये ले लेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास एरे को समझने का हमारा यही तरीका होता है। आप समझे कि ये मैंने बेसिकली बहुत सारे ब्लॉक्स बना लिए, ठीक है। ये ब्लॉक्स क्या है, इनमें मैं स्टोर करने लगा हूँ बहुत सारे लोगों के नाम, ठीक है। और इसका मैंने इस ब्लॉक बड़े ब्लॉक का नाम भी नेम रख दिया। अब इसमें पहले ब्लॉक में मेरे पास फॉर एग्जांपल एक नाम है अली, दूसरे ब्लॉक में मैं नाम रखता हूँ उमर, तीसरे में मैं रखता हूँ कासिम, चौथे में मेरे पास आ जाती है इकरा, फिर हमारे पास आयशा, और एक और कोई नाम हो जाए, मेरे ही रख लेते हैं, दानिश रख लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास डिफरेंट ब्लॉक्स बन गए। अब मेरे पास ये सब कुछ तो नेम के अंदर है, तो मैं कैसे जानूंगा कि यार मुझे अगर ये वाला डाटा टाइप डाटा लेना है, तो मैं वो किस तरह रिट्रीव करवा सकता हूँ। इन सब की इन सब बॉक्स को इन सब ब्लॉक्स को एक एक डिजिट असाइन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इंडेक्स। मतलब अली को फॉर एग्जांपल 1 असाइन हो गया, उमर को हमारे पास 2 असाइन हो गया, कासिम को हमारे पास 3 असाइन हो गया, सिमिलरली इकरा को हमारे पास 4, आयशा को 5 और जवानिश को 6। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये सीक्वेंस में ही हर बंदे को जिस जिस तरह मैं ऐड करते जाऊंगा उस तरह से +1 करके असाइन होते जाएगा। कीपिंग इन माइंड ये मैंने 1 से लिखा है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बाकी हैं उनमें 0 से स्टार्ट होता है, जो हमारे पास रैप्टर है उसमें 1 से स्टार्ट। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, मैंने वो प्रिंट वाला आउटपुट बॉक्स कॉल कर दिया और उसके अंदर मैं लिखता हूँ नेम, और मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 6। तो अब वो क्या प्रिंट करके देगा मुझे, वो मुझे यहाँ पे जॉनिश को प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल से काम ये करेगा कि यहाँ से जॉनिश को कॉपी करेगा और मेरे पास यहाँ पे मुझे प्रिंट करके दे देगा, ठीक है, सिंपल। तो अब उसे मुझे इसमें फायदा क्या हुआ कि मुझे बार बार वेरिएबल नहीं बनाने पड़े, सिर्फ उसमें +1 का नंबर ऐड होता गया और उसके अंदर डाटा स्टोर होता गया। तो मैं आपको एक इसका छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे मैं इनपुट लेता हूँ कि नंबर ऑफ नेम्स। ये मेरे पास बेसिकली वो काउंट आ जाएगा कि मैंने 10 नेम लेने हैं, 6 नेम लेने हैं, और इसको मैं नंबर कह देता हूँ। इधर मैं एक लूप लगाता हूँ और लूप से पहले एक काउंटर लग जाएगा जो कि कंट्रोल करेगा लूप को। तो मैं काउंटर को इनिशियली 0 कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि जब तक काउंटर इज लेस देन नंबर या लेस देन इक्वल कर देता हूँ। ये मैंने 0 से स्टार्ट किया है। ये बड़ा एक ट्रिक होता है कि अगर आप 0 से कोई चीज स्टार्ट करें तो उसका लेस देन इक्वल कर दो, 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो लेस देन कर दो, ताकि वो डिजिट्स बराबर हो जाए। इसकी वजह क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ऊपर नंबर लिया है 9 और मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ 0 से, तो अब वो मेरे पास 9 तक 10 लेगा, 9 के बाद तक 10 लेगा, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 10 नंबर्स बनते हैं। तो अगर मैं इक्वल भी कर दूंगा ना तो वो 9 पे आके ब्रेक कर देगा, टोटल वैल्यू आएंगी वो मेरे पास कहाँ तक आ जाएंगी, 9 तक आ जाएगी। अच्छा, ये 0 जो मैंने अभी रखा है ये मैं आपको चेंज करूंगा, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। अभी मैंने जो प्रीवियस मेथड फॉलो किया हुआ था मैंने उसके मुताबिक किया है, मैं आपको चेंज करके बताता हूँ मैं क्यों करूँ। सिमिलरली एक लूप का हमेशा वो होता है, फॉलो करना होता है एक तरीका बनाने का कि आपने लूप बनाया, उसकी टर्मिनेशन कंडीशन दी और आपने एक काउंटर डाला। अब मैंने यहाँ पे इनपुट लेना है। इनपुट में कैसे लूंगा, मैं कहूँगा कि इंटर नेम, और इसके अंदर मैं कह देता हूँ कि आपने नेम डालना है। लेकिन मैंने आपको ब्रैकेट में एक चीज सिखाई थी कि आपने ब्रैकेट डालना है
और यहाँ पे कोई ना कोई नंबर या इंडेक्स आना चाहिए। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आ जाती है, अगर मैं यहाँ पर एक इंडेक्स ले लूँ, मैं लिखता हूँ 5, तो वो हर बार 5th पोजीशन के ऊपर ही जाके स्टोर करता रहेगा। मुझे तो हर बार उसकी पोजीशन आगे से आगे लेके जानी है। और ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर बार अपनी वैल्यू को वेरी करती है? वो कहलाता है कि वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं अगर एक वेरिएबल रख लूँ और मैं उसको कहता हूँ कि इंडेक्स, ठीक है, और मैं ऊपर एक इंडेक्स बना लेता हूँ। इंडेक्स को मैं कह देता हूँ कि आपने 1 है, और हर इटरेशन के बाद आपने इंडेक्स में एक ऐड अप कर देना है। इंडेक्स में इंडेक्स +1 कर देना है। ठीक हो गया। अब मेरे पास क्या होगा, हर आइट्रेशन के ऊपर मैं इसके अंदर नेम और ये स्टोर कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको रन करूँ, एंटर द नंबर ऑफ नेम्स, मुझे 5 नेम्स चाहिए। कह रहे वेरिएबल काउंटर नॉट फाउंड, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, काउंट नहीं, काउंटर नहीं, काउंट था। रन किया, नंबर ऑफ नेम्स 5 है। पहला नेम हो गया वानिश, दूसरा नेम हो गया अली, तीसरा हो गया आयशा, अहमद, अमजद। ठीक है। उसने क्या किया, मुझे यहाँ पे एक एरे बना दिया और उसके अंदर नेम स्टोर कर दिया। लेकिन नंबर इसका उसने बताया कि नेम है, इसका साइज 5 है। एरे का नाम नेम है, साइज इसका 5 है। फर्स्ट पोजीशन पे सोनिश है, सेकंड पे अली है, थर्ड पे आयशा है, फोर्थ पे अहमद है, फिफ्थ पे अमजद है। और मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आगे इसको प्रिंट करवाना चाहूँ, तो मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे एक लूप लगा देता हूँ, और लूप से पहले मैं एक काउंटर ले लेता हूँ। मैं वापस काउंट को ही 0 कर देता हूँ। इधर मैं काउंट में एक एडिशन कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि काउंट इज ग्रेटर देन सेंटिनल। जब हो जाए आपके पास तो ब्रेक कर दें। सेंटिनल मैंने पहले डिफाइन किया हुआ था, यहाँ मैं आउटपुट ले लेता हूँ, और इधर मैं कहता हूँ कि द नेम ऑफ द पर्सन इज प्लस, यहाँ मैंने नेम जो कि मेरी एरे का नाम है, और ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे लिख देना काउंट, या काउंट +1 भी मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। इसकी वजह ये कि काउंट 0 था, 0 पे कोई वैल्यू नहीं पड़ी। मैंने आपको बताया था कि एरे स्टार्ट होती है 1 से, रैप्टर के अंदर, तो मैंने काउंट +1 इसलिए कर दिया। और अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। पहले वो मुझसे एक बार नाम ले लेगा, मैं 4 या 3 नाम इस बार दे देता हूँ मिसाल के लिए। अली हो गया, अहमद हो गया, और चलो कोई जूनिश हो गया। फिर वेरिएबल सेंटिनल नॉट फाउंड, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेंटिनल नहीं नंबर दिया। 3 नाम है, अली, अहमद और आयशा। ठीक है। अच्छा, चलो खैर वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। लेकिन उसने यहाँ मुझे प्रिंट करके दे दिया कि द नेम ऑफ द पर्सन इज अली, द नेम ऑफ द पर्सन इज हमाद, और द नेम ऑफ द पर्सन इज आयशा। इस तरह से मैंने उनको प्रिंट करवा दिया। एरर यहीं पे आया है, एरर को मैंने यहाँ पे इक्वल कर देना था और मेरा मसला हल हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल्स भी अवॉइड करने हैं। मैंने जिस तरह यहाँ पे इंडेक्स बनाया था, तो मैं इंडेक्स को डायरेक्टली यहाँ पे काउंटर भी यूज कर सकता था। ठीक है, मैं यहाँ से इंडेक्स हटा दूंगा फॉर एग्जाम्पल, और इस नेम की जगह मैं यहाँ पे इंडेक्स की जगह डाल देता हूँ काउंट। ठीक है। तो मेरे पास जब जब काउंट इंक्रीज हो रहा है, तब तक वो उसी में एक इंडेक्स ऐड करके प्लेस भी करता जा रहा है। लेकिन मैं इस काउंटर को ना स्टार्ट कर देता हूँ 1 से, ताकि प्रॉब्लम ना हो। या तो मैं इसको 1 से स्टार्ट कर दूंगा, यहाँ पर इधर +1 कर दूंगा, जिस तरह मैंने नीचे वाले लूप में किया। और इसमें मैंने जो इक्वल रखा हुआ था, अब मैं उसको हटा देता हूँ। ठीक हो गया। और जो मैंने ये वाली सारी कहानी की है, इसको मैं यहाँ पे भी प्रिंट कर सकता हूँ। ये मैं कह दूँ तो मेरा टाइम और बच जाएगा। मैं कह देता हूँ कि नेम इज प्लस नेम, और जो भी काउंट चल रही है उसको यहाँ पे प्रिंट कर दो। अब अगर आप देखें तो हमारे पास आसानी से वही प्रॉब्लम हल हो जाएगी। मैं इस बार 3 नाम लेता हूँ। पहला नाम है डेविड, फिर है हमारे पास अहमद, फिर है हमारे पास हारिस। ठीक है, तो उसने कह दिया द नेम इज डेविड, अहमद एंड हारिस।
तो ये सिंपल हो गया हमारे पास। मैंने वही जो काम इतने बड़े स्टेप्स में किया था वो मैंने उसको छोटा कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैं वही छोटा करता हूँ, तो ये हमारे पास टोटल एक फ्लो चार्ट है हमारा, जिसके अंदर मैंने वो एरे आपको यूज करना सिखा दिया। ये होती है एक वन डायमेंशनल एरे। एक होती है टू डायमेंशनल एरे, वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन वो अभी उसमें जानने से आप कंफ्यूजन बढ़ सकती है। एक ये टॉपिक हो गया। इसके बाद हम लोग थोड़े से कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स बनाने की कोशिश करेंगे। कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन थोड़े से लॉजिकल होंगे। उनमें हम प्राइम नंबर्स इस तरह हो गए, फैक्टोरियल्स हो गए, या पैलिंड्रोम हो गया चेक करना, इस तरह के, ताकि जो आपको बेसिक क्वेश्चंस कंप्यूटर्स के कोर्सेज में मिलते हैं आप उनको यहाँ पे सॉल्व कर सकें। सारे शब्द ना बनाए, दो चार बनाए, ताकि बस आपको समझ आ जाए कि लॉजिक किस तरह बनाएंगे।